बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि रमज़ान में कोई ज़्यादा वीडियो बनाऊं और सोशल मीडिया से दूर रहूं, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने मुसलसल मैसेजेस किए, सवालात पूछे, तो सोचा मुख्तसरन बात कर लेते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, एकदम से दुनिया पागल क्यों हो चुकी है, थोड़ी चीज़ों को देखते हैं, कुछ डेटा की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से बात सुनिए। 4 चीज़ें एक साथ दुनिया में चल रही हैं। पहली चीज़ तो एप्स्टीन फाइल्स। अब एप्स्टीन साहब को तो, जेफरी एप्स्टीन को तो 2006 में पकड़ा गया था। फिर उसकी प्ले बार्गेन डील हो गई कोई फेडरल अथॉरिटीज़ के साथ, प्रोसिक्यूटर्स के साथ। 2008 के अंदर उसको मेरे ख्याल से 13 महीने की सज़ा हुई। सज़ा भी क्या हुई, रात जेल में आके गुजारता था, दिन भर घूमता रहता था, अपने बिजनेस करता था, और वो भी उसकी सज़ा जल्दी ख़त्म कर दी गई। 2019 के अंदर जुलाई के अंदर उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद ये जो माइनर से चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग की जो इसके ऊपर एतजाज़ात लगे थे, जो इल्ज़ामात लगे थे, और पकड़ने के बाद 19 जुलाई को मेरे ख्याल से पकड़ा गया था, और 34 दिन बाद जेल के अंदर उसकी मौत वाक़ई हो गई। कैमरे ख़राब हो गए थे, गार्ड्स उसके पास मौजूद नहीं थे, लोग बोलते हैं खुदकुशी की, कोई बोलते हैं मारा गया, ये वो। अब 2019 के बाद 6 साल बाद क्या हो गया है कि सारी फाइल्स अभी रिलीज़ हो रही हैं। 20 में नहीं हुई, 21 में नहीं हुई, 22 में नहीं हुई, पूरा कोविड गुजर गया, 2025 ही आपको मिला था, चले फाइल रिलीज़ हो गई। इससे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इदारा है जो गैर, क्या कहते हैं, आपको गैर महसूस तरीके से दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को सिलेक्ट करता है कि दुनिया में कौन आगे जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। दुनिया के मूवर एंड शेकर्स यहाँ पे जमा होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सरबराह रिटायर हो गया, बिल गेट्स माफिया मांगता फिर रहा है। प्रिंस एंड्रयू जो था, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मालिक था, वो रिटायर नहीं हुआ, उसने अपनी जॉब छोड़ दी, रिज़ाइन कर दिया। बिल गेट्स माफिया मांगता है फिर रहा है। प्रिंस एंड्रयू साहब को निकाल दिया गया, तमाम शाही अलकाबात उससे छीन लिए गए, तमाम उसके एजाज़ात थे, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, वापस आ गया। और दुनिया में जो रिजिग्नेशन है जो लोगों ने दी एप्स्टीन फाइल्स के बाद, तकरीबन 200 से ऊपर तजावज़ कर चुके हैं। ये सारा एप्स्टीन फाइल्स का तमाम रोला चल रहा था। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हम यूएफओ की फाइल, जो अमेरिका कभी नहीं निकालता, यूएफओ साइटिंग की जो उड़न तश्तरियाँ उनको नज़र आती है, एलियंस नज़र आते हैं या आए जो भी रिकॉर्ड के बाद, वो भी रिलीज़ कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान इसके ऊपर से हटे। तो एक ग्लोबल रीसेट आ रहा है, बहुत सारे लोग चेंज हो रहे हैं। बिल गेट्स अगर जा रहा है ना, तो उसके साथ 30 साल का इन्फ्लुएंस भी जा रहा है। हिलरी क्लिंटन को अगर कांग्रेस ने बुला लिया है और बिल क्लिंटन को बुला लिया है, तो उनके साथ 30-40 साल का इन्फ्लुएंस भी जा रहा है। प्रिंस एंड्रयू जा रहा है तो उसके साथ कुछ जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सीईओ जा रहा है तो उसके साथ कुछ जा रहा है। दुबई में, सऊदी अरब में बड़े बड़े बिजनेसमैन और टाइकून जा रहे हैं तो उनके साथ बहुत कुछ जा रहा है। तो पूरा का पूरा ग्लोबल रीसेट चल रहा है। अच्छा, उसमें यूएफओ आगे उनको डाइवर्ट करने के लिए वो नहीं हो सका। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारी दूसरा, तो पहला काम तो ये हो रहा है, एप्स्टीन फाइल्स का चल रहा है दुनिया के अंदर। दूसरी चीज़, इकोनॉमी दुनिया की तबाह हाल है। जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, एआई टेक ओवर कर रहा है, एआई सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म कर रहा है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कसाद बाजारी आ रही है, ऑयल के नर्ख ऊपर बढ़ रहे हैं। दूसरा काम इकोनॉमी के ऊपर हो रहा है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो हेवायर है, किसी को पता नहीं चल रहा कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। तीसरी चीज़ जो हो गई वो ये हो गई कि इंडिया की, पाकिस्तान की अफगानिस्तान से जंग छिड़ गई, और अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये जंग शुरू हो गई है, जो शुरू में कहा जा रहा था 24 घंटे चलेगी, 8 घंटे चलेगी, 18 घंटे चलेगी, उसको 8वां 9वां दिन है, और मुश्किल से ये अगले 2-3 हफ्ते तक ये और खिंच जाएगी मेरे ख्याल से। तो जंग शुरू हो गई है। और चौथा काम जो है इन तमाम के पीछे अगर आप देखें तो एआई है। आपको यकीन नहीं आएगा, खामनेई की जो शहादत हुई है ईरान के अंदर, उसके अंदर पूरी एआई इन्वॉल्व थी। एआई ने पूरा प्लान बनाया, एआई ने स्पेस से मिसाइल मारे, एआई ने जो जो बस्टर बम्स थे, क्लस्टर बम्स, वो मारे, ताकि उसके जितने भी बने हुए थे बंकर, जो बंकर बस्टर बम्स से वो मारे। एआई ने टाइम डिसाइड किया, एआई ने बताया कि जी ये 40-50 लोग एक साथ जमा हो गए हैं, वापस कभी एक साथ जमा नहीं होंगे। सारी प्लानिंग एआई ने की। एंथ्रोपी की क्लाउड एआई है, उससे जो भी ट्रंप से नाराज़गी वो यही हुई है कि उन्होंने 2 शर्तें उनको बोला था कि 2 शर्तें आप मान लें। पहली बात, किसी भी किस्म की कोई गार्ड ड्रिल्स नहीं होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, एआई जो करेगा एआई कर गुजरे, उसकी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इन द लूप। एंथ्रोपिक ने बोला कि नहीं, कुछ ना कुछ होगा, इसको छोड़ दीजिए, उन्होंने निकाल के उसको बाहर कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा था कि एआई को हम यूज़ करेंगे डोमेस्टिक मास सर्वेलेंस के लिए, तो एंथ्रोपिक ने उस पर एतराज़ किया, एंथ्रोपिक को निकाल के बाहर कर दिया। आपके पास जो कोड है उसमें चेंजेस कर लिए, वो सारा काम वो कर रहा है। पेलेंटियर के पास जो डेटा है पूरी दुनिया का, और ये आप देखिए, अगर मेरी एआई की मैंने वीडियोस बनाई थी कोई 4-5 साल पहले, वहाँ पे मैं पेलेंटियर डिस्कस कर रहा था, उनका सॉफ्टवेयर है गोथम, उसको डिस्कस कर रहा था, एंडुलर है उसको डिस्कस कर रहा था, हम लोग नहीं सुनते। खैर, तो अभी एआई है, एआई ने पूरा का पूरा शेप कर दिया और एआई डिसाइड कर रही है। ये पहला मेरे ख्याल से दुनिया में किसी सरबराह की शहादत हुई है जिस पे 100% जो डिसीजन था, तमाम चीज़ें थी, वो एआई के पास थी। सारा प्लान एआई ने तैयार किया था।
सारी की सारी आप देख लें अगर उसकी किस तरीके से प्लानिंग हुई है, तो सारा का सारा एआई का काम है, इंसान इस तरीके से काम नहीं करता। तो अभी एआई जो है ये तमाम चीज़ों को आगे भी डिस्कस करेगा। इस ग्लोबल रिसेट के पीछे भी एआई है। और आप देखिएगा, ये वीडियो सेव करके रख लीजिए अगर यूट्यूब गायब ना कर दे तो, कि जब तमाम काम हो जाएगा, ईरान की जंग हो जाएगी, इसराइल ने जो कुछ करना है वो हो जाएगा, तो इनका भी ग्लोबल रिसेट आएगा। आप देखेंगे नेतन्याहू भी फारिग हो जाएगा, कोई ना कोई स्कैंडल निकलेगा, कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी निकलेगी, वो फारिग हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी आएगी। अभी भी सिर्फ 12% लोग हैं अमेरिका के अंदर जो इस जंग के हक के अंदर है, तो कोई ना कोई कांग्रेस की हेयरिंग आ जाएगी। जिस तरह अभी उनकी क्रिस्टी न्यूम साहब चली गई हैं डीएचएस की सेक्रेटरी, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रंप अगला इलेक्शन हार जाएगा, या ट्रंप को वो कोई ना कोई स्कैंडल बना के ट्रंप को भी वो उसके अहदे से बरतरफ कर देंगे, इम्पीच कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। तो ग्लोबल रिसेट के बाद जितने भी ये मूवर्स एंड शेकर्स हैं सारे के सारे गायब हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर अब हमें समझना क्या है। पहली चीज़ तो ये देखें कि जंग के अंदर नुकसान किसका है और फ़ायदा किसका है। बहुत से लोग हैं जिनका जंग में सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। अमेरिका की मिसाल ले लें, अमेरिका इराक में गया, इराक का बेड़ा गर्क किया, वापस आ गया। हिल बर्टन ने इराक की रिकन्स्ट्रक्शन की नाम के ऊपर $40 बिलियन कमा लिए। अच्छा, लीबिया के अंदर गया, लीबिया का बेड़ा गया, कंस्ट्रक्शन का सारा काम मिल गया अमेरिकन कंपनीज़ को। इसराइल ने गज़ा के अंदर गया, वहाँ पे 75,000 बंदे मार दिए। अमेरिका आया पीस बोर्ड लेके, अमेरिका ने बोला हम इसको रीबिल्ड करेंगे, तो सारे का सारा पैसा लगेगा। सारा कंस्ट्रक्शन का काम जो करेंगे, जो सिक्योरिटी का काम करेंगे, वो सारा पैसा अमेरिका की जेब के अंदर। इसी तरीके से ईरान में करेंगे, ईरान आएंगे, ईरान का बेड़ा गर्क करेंगे, ईरान में बम बरसाएंगे, बाद में कंस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम के ऊपर, इसके नाम के ऊपर, उसके नाम के ऊपर सारा ठेका वेका जो होगा इन बड़ी कंपनीज़ को मिल जाएगा, तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, वेनेजुएला के अंदर तेल सबसे ज़्यादा तेल इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया के अंदर अमेरिका। वेनेजुएला के पास था, वेनेजुएला पे कब्ज़ा कर लिया, सारे के सारे उनके निकोलस को वहाँ से उठा लिया और सारे के सारे उन्होंने बंदर बाट कर दी तेल की अपनी कंपनियों के अंदर। यही काम वो तेल ईरान के पास है तो ईरान के लिए करना चाह रहा है। तो इसमें तो अमेरिका का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ईरान अटैक करता है, ईरान इसराइल को मारता है, सऊदी अरब को मारता है, यूएई को मारता है, कुवैत को मारता है, इराक को मारता है, जॉर्डन को मारता है, इजिप्ट को मारता है। इन तमाम के पास अमेरिका ने बेचे हुए थे ना वो सारे बड़े बड़े बंकर्स और तमाम के तमाम थाट सिस्टम, तमाम चीज़ें। अब वो थाट सिस्टम, रेडार सिस्टम हटा दिए अगर, तो भैया बिलियन डॉलर के सिस्टम्स आते हैं। उनको बनाने के लिए कोई अच्छी खासी चीज़ें चाहिए होती हैं। सारे का सारा फ़ायदा अमेरिका है। अमेरिका बोलेगा देखो मैं कहता नहीं था कि तुम्हें ये मार डालेंगे, अब देखो तुमने तेल बनाया, तेल इनके पास से निकला, अमेरिका ने तेल कनेक्ट किया अपने पेट्रो डॉलर के साथ, तो डॉलर उसका ऊपर आता चला गया। जब भी जंग होती है तो डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी दुनिया की, तो डॉलर ऊपर आते हैं दुनिया में कहीं भी जंग हो रही हो तो। उसके बाद डिफेंस के नाम के ऊपर आपको तैयारी चाहिए हम दे देंगे, आपको फौजी चाहिए हम दे देंगे, आपको मिसाइल चाहिए, आपको इंटरसेप्टर चाहिए, आपको थाट सिस्टम चाहिए। तो रिकन्स्ट्रक्शन के नाम के ऊपर हर जो ड्रोन गिर रहा है $20-22 हज़ार डॉलर का शहीद ड्रोन ईरान का मिडल ईस्ट में कहीं के ऊपर भी, वो अमेरिका का तो मुझे लग गई ना, उसको तो पैसा ही पैसा मिलना है, तो उसके लिए तो हर तरीके से अच्छा है। इसराइल ईरान का इन्फ्लुएंस भी खत्म हो रहा है मिडल ईस्ट के ऊपर, और मिडल ईस्ट अमेरिका की और करीब आ सकता है। तेल के प्राइस बढ़ेंगे, तेल सबसे ज़्यादा बेच ही अमेरिका आ रहा है, तो अमेरिका का उसके अंदर भी फ़ायदा हो जाएगा। तो जंग में अमेरिका का तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसराइल का देख लीजिए, इसराइल को तंग किया हुआ था ईरान ने, तो उसी को उससे खतरा था। अब ये न्यूक्लियर बम नहीं बना सकेगा, इसका ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाएगा, तेल के अंदर हो जाएगा, भूखे मरेंगे, जब अपने पेट में कुछ नहीं होगा तो आगे किसको मारेंगे। तो इसराइल तो खुश है कि आगे जाके जो उसको ग्रेटर इसराइल का प्लान बनाना है, उसके अंदर ईरान जो एक वाहिद बीच में काटा था वो भी निकल गया, तो उसका भी फ़ायदा है। अच्छा, अब चाइना का देख लीजिए, चाइना बड़ा खुश है। चाइना इसलिए खुश है कि जितने इंटरसेप्टर आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो सारा का सारा कोटा आपने मंगवाया है कोरिया से और ताइवान से, तो जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी अमेरिका की यहाँ पे ज़ाय होगी उतना ही वो वीक हो जाएगा ताइवान के लिए। कल अगर उसको ताइवान को टेक ओवर करना है तो अमेरिका उतना कमज़ोर होगा। उसके जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं उनकी जो भी दुर्गत बन रही है, अमेरिका माशी तौर पे अगर कमज़ोर होगा, ये जो वार है तकरीबन $1-1.5 बिलियन दिन का कॉस्ट कर रही है। तो 9-10 दिन के अंदर इस वार तकरीबन ना ये $15 बिलियन तकरीबन अमेरिका को ऑलरेडी कॉस्ट कर चुकी है। तो चाइना तो खुश है। चाइना की जो एडवर्सरी है वो वीक हो रही है। चाइना के सिस्टम उसको चाहिए, चाइना का सिस्टम सारे के सारे मिडल ईस्ट को तमाम मुल्कों को बेच सकता है। और इसके अलावा जो जितना भी इंटरसेप्टर, जितना एम्यूनिशन यहाँ यूज़ हो रहा है ईरान वार में, उतना अमेरिका कमज़ोर हो रहा है चाइना के अगेंस्ट, साउथ चाइना सी के अंदर और ताइवान के ऊपर। तो चाइना भी इसके अंदर खुश है। रशिया क्यों खुश है? रशिया इसलिए खुश है कि दुनिया की तवज्जो यूक्रेन वार से हट गई। पहले जो रशिया के ऊपर सेंक्शंस लग रही थी तेल के ऊपर, वो तमाम सेंक्शंस हल्की हल्की छुटती चली जा रही हैं, बिकॉज यहाँ पे आपने हरमज़ बंद हो रही है, तो उसकी वजह से तेल के ऊपर जो प्रॉब्लम आएगा तो हम बोलते हैं कि हम रशिया से तेल ले लो। तो रशिया का तेल भी बिक रहा है। रशिया
का यूक्रेन जो है वो भी कमज़ोर हो रहा है, बिकॉज यूक्रेन की मदद करनी थी अमेरिका को, वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका जो असला है सारा का सारा वो ईरान वार के अंदर लग रहा है। तो रशिया की भी मुझे तो इस जंग को बंद कौन करना चाहता है? सबका फ़ायदा है। चाइना का इसमें फ़ायदा है, इसमें अमेरिका का फ़ायदा है। अब मिसाल के तौर पे जो एक थार्ड सिस्टम होता है उसमें तकरीबन 67 किलोग्राम गैलियम चाहिए होती है। गैलियम ये रेयर अर्थ मटेरियल है। अब ये सिर्फ चाइना के पास है, किसी के पास भी नहीं है। तो आपने थार्ड सिस्टम उड़ा दिया, आपने रेडार सिस्टम उड़ा दिया, वापस बनाने के लिए $1 बिलियन तो होगा, लेकिन 67 किलोग्राम गैलियम में वो कहाँ से आएगा? वो चाइना के पास जाएगा ना, तो उसके पास एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज आ जाती है। तो चाइना का इसमें फ़ायदा है, रशिया का इसमें फ़ायदा है, अमेरिका का इसमें फ़ायदा है, इसराइल का इसमें फ़ायदा है, दुनिया भर का इसमें फ़ायदा है। अच्छा, ईरान ईरान क्या करे? ईरान को देखिए, ईरान को जीतना नहीं है, वो नहीं जीत सकता। उसका बजट $8 बिलियन का, अमेरिका का $800 बिलियन का है। देयर इज़ नो मैच। ईरान को बस हारना नहीं है। आप जाते ना रिंग के अंदर तो पहले राउंड में नॉकआउट हो जाए तो मामला ख़त्म, सब क्लीन चिट हो जाती है, सब चले जाते हैं। ईरान को उसको सिर्फ डिले करना है, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें राउंड में लेकर आना है। आपने हरमज़ के अंदर से तेल गुजरता है, वो 20% है, लेकिन तेल की भी अलग अलग टाइप होती है ना। वेनेजुएला में जो तेल होता है वो कुछ और किस्म का है। अमेरिका का जो है वो गैसोलीन के लिए अच्छा है, वो केरोसिन के लिए अच्छा नहीं है, वो लुब्रिकेट्स के लिए अच्छा नहीं है, वो डीजल के लिए अच्छा नहीं है। ईरान का जो तेल है वो अलग अलग उसकी, तो उन सबकी अलग अलग API ग्रेविटी लेवल होता है, उस डिटेल के ऊपर भी हम नहीं जाते। तो ये 20% में जिसको तेल कह रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा माशी सप्लाई चेन है जो सारी की सारी रुक जाएगी इस आबना हरमज़ की वजह से। उसको बंद करे भी नहीं, उसको सिर्फ डरा देना अगर, तो ये तमाम के तमाम जो टैंकर जाते हैं, जो ऑयल का जो एक टैंकर जाता है $200 मिलियन का होता है, इसकी इंश्योरेंस होती है, $50-60,000 की होती है। वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स वगैरह बैठ के कर रहे होते हैं UK के अंदर। अब ये इंश्योरेंस बढ़ के $50,000 से $2 मिलियन, $4 मिलियन, $5 मिलियन की हो जाती है। कौन बंदा इंश्योरेंस ले सकता है? अच्छा, चाइना के जहाज़ गुजर रहे हैं तो चाइना खुश है, बाकी वेस्टर्न बंद कर दिए, मेरे जहाज़ गुजरने दो, तो मैं तो ऑयल के ऊपर और सब कुछ हो जाएगी, मैं और अच्छे पैसों में बेच सकता हूँ, मेरे पास और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लेवी मेरे पास आ जाती है। तो इस जंग को भी ख़त्म नहीं होना, इस जंग को भी चलते रहना है। ईरान भी ये चाहता है कि जितनी लंबी इस जंग को करेगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आएगा मिडल ईस्ट के ऊपर। मिडल ईस्ट जो भी कह रहा है कि जी हम तो मुसलमान भाई भाई हैं, तो बोले आप पहले भाई भाई तो नहीं थे, पहले तो आप हमें मार रहे थे। पहले आपने क्या किया था? आपने सारी की सारी अमेरिकन बेसिस बना दिए, अब जब पटना शुरू होगा तो भाई भाई हो गए। पाकिस्तान बुरा फंसा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, पाकिस्तान भी ये कर रहा है, जो अमेरिका है वो पाकिस्तान है, जो ईरान है वो इस वक्त अफगानिस्तान है। हम लोग भी वही कर रहे हैं। वो बार बार तंग कर रहे थे, हमने कहा हम उनको सबक सिखाते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम मुझे आंखें दिखाते हो, अभी तुम्हें बराबर कर देता हूँ। जिससे लीडरशिप मारी है, 2-4 दिन में आप देखेंगे हम भी अफगानिस्तान की शायद लीडरशिप को मार दें। खैर ये अलग बात है, लेकिन इस पूरे के अंदर आप देखें कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या करना है। तमाम चीज़ें चल रही हैं, चलती रहेंगी। इसमें हमने करना क्या है? इसमें हमें 3-4 काम करने हैं, वो देख लीजिए। पहला काम भैया हमने इसमें ये करना है कि हमने AI को समझना है। अभी ये पाकिस्तान आया था, लाहौर में बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली DC साहब से AI पढ़ाने की, इस्लामाबाद में परमिशन ही नहीं मिली। मैंने एक मेगा सेशन रखा था कि हाउ वी आर यूजिंग AI इन वार फील्ड, इन बैटल फील्ड। 6 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कोई को सीखने की तैयारी नहीं था। तो जो बड़े लोग हैं हमारे पास, वो बोलते हैं या तो तस्वीर खिंचवा लो, हम बड़े हैं, आओ तस्वीर खिंचवाओ चले जाओ, या आप कोई बड़े हैं, कोई बॉलीवुड के एक्टर से कोई बड़ा काम करें, आपके साथ तस्वीर खिंचवा लेते हैं। इसके अलावा ना उनके पास टाइम है ना इंटरेस्ट है। ऑस्टेरिटी मेजर सब बकवास है भैया। पाकिस्तान में आया था, हर मिनिस्टर के साथ ना पूरी सोशल मीडिया टीम चलती है। एक आगे से तस्वीर लेता है, पीछे से तस्वीर लेता है, एक वीडियो बनाता है, क्लिप बनाता है। जो मिडल ईस्ट का और सऊदी अरब का फॉर्मूला था ना पिछले 30 सालों से, कि एसेंचर को बुलाओ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, शशके करो, तालियां बजाओ, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करो, पाकिस्तान उसी मॉडल के ऊपर आ गया है। 10-20 साल तक ये लोग यही करते रहेंगे, बड़े बड़े जलसे करते रहेंगे, बड़े बड़े इवेंट्स करते रहेंगे, तस्वीरें खिंचवाते रहेंगे, वीडियो करते रहेंगे। असल जो काम करने वाला वो कोई नहीं है। ऑस्टेरिटी माई फुट, ये ऑस्टेरिटी बेचारी हमारी आवाम के लिए रह गई है, बाकी किसी के लिए कोई ऑस्टेरिटी नहीं है। तो इन धोखों के अंदर नहीं आया करें। अच्छा, तो हमने पहली बात तो ये करनी कि AI को पढ़ना है। AI कहाँ जा रही है, एंथ्रोपिक क्या कर रहा है, क्लाउड क्या कर रहा है, कोपायलट क्या कर रहा है, जेमिनी क्या कर रहा है, लामा क्या कर रहा है, डीप सीक क्या कर रहा है, कोइन क्या कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो इसी तरीके से स्पेस से कोई चीज़ आएगी और आके आपको लग जाएगी और आपका काम पूरा हो जाएगा, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि किसने मारा और क्यों मारा और कहाँ से मारा। तो पहली बात तो ये होगा, इसके अंदर हमको पढ़ना पड़ेगा। ChatGPT जो है, आप जो भी इससे बात करते हैं किसी भी LLM के ऊपर, आप जेमिनी को दें, किसी को दें, वो सारा का सारा डेटा एनक्रिप्टेड भी नहीं होता, वो सर्वर पे स्टोर हो जाता है। चाइना में एक साहब थे कैबिनेट के, तो वो कुछ काम कर रहे थे कि यूएस के लिए किस तरह काम करेंगे। OpenAI ने पूरा का पूरा काम जो ChatGPT डिस्कस कर रहे थे वो जाके बता दिया अमेरिका को, भैया ये काम ये कर रहे हैं, इसको पहले से इसकी मनसूबाबंदी कर लें। हमारे पास कैबिनेट की फाइल्स हो, कोई आर्मी की हो, ChatGPT सबसे आया है, पूरी फाइल देके पूरी समझिया लिखवा के आगे पास कर देते हैं। सामने वाले को नज़र आ जाता है कि जी अंग्रेज़ी जो है वो ChatGPT लिखी है, बंदे ने नहीं लिखी। ये सारे का सारा डेटा, सारे के सारे आपके प्लान्स,
सारे के सारे आप जो कुछ आपकी वार स्ट्रेटजीज़ हैं आप चैट जीपीटी के हवाले कर रहे हैं या जेमिनी के हवाले कर रहे हैं और सामने वालों को ऑलरेडी पता है। और अब देखें ये जितनी भी है, मिस्ट्राल एआई को देख लीजिए, इसका फाउंडर यहूदी है, ओपन एआई का फाउंडर यहूदी है, एंथ्रोपिक का फाउंडर यहूदी है, सारे के सारे तो यहूदी बैठे हुए हैं। तो आपको क्या इनसे उम्मीद है, क्या करेंगे? हमारे पास तो इसकी एडवाइजरी भी नहीं निकली कि हमने कब यूज़ करना है, गवर्नमेंट में इस्तेमाल करना है नहीं करना, आर्मी में करना है नहीं करना। पहली बात, इस एआई को समझें, वरना एआई आपको और मुझे हम सबको ले डूबेगी अगर हमने इसको नहीं पढ़ा तो। दूसरा काम, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाइए। जब ये काम हुआ, दुबई के ऊपर अटैक हुआ, सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुआ, कुवैत के ऊपर अटैक हुआ, तो पाकिस्तान बड़ा सेफ था। जितने लोग पैसा ले लेके भाग के यहाँ से गए हुए थे ना दुबई और सऊदी अरब के अंदर, वो सारा सोच रहे होंगे पाकिस्तान पैसे लेकर आना है, तो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तो होना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एम्बेसी के ऊपर अटैक करवा दिए, 20-22 बंदे मारे गए। 22 बंदे तो भाई अमेरिका के अभी तक वार में नहीं मरे जितने हम लोगों ने ये एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान में मार दिए। कराची का कौंसलेट बंद हो गया, लाहौर का कौंसलेट बंद हो गया, इस्लामाबाद का भी अभी 5-6 दिन के लिए बंद हो गया, अभी पता नहीं खुलता है नहीं खुलता। इन चीज़ों पे ना करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैसा दे के कोई भी काम करवा सकता है। तो अगर ये हो गया और पाकिस्तान के अंदर इस तरह डिस्टेबलाइजेशन आ गई, कोई गलती से रॉकेट चल गया, कहीं से कोई ड्रोन उड़ा और ड्रोन उड़ के हमारे पास आ गया, आपको क्या पता वो ड्रोन इसराइल ने मारा है या ईरान ने मारा है या किसी तीसरे मुल्क ने मारा है। कोई भी बंदा गाड़ी लेके जाके लॉन्चर छोड़ दे तो इसका ये मतलब नहीं है। हमें आज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा, अपनी फौज के साथ खड़ा होना होगा। एक बहुत पीछे काम चल रहा है जिसकी वजह से ये वार अभी तक पाकिस्तान में नहीं आ सकी है, और अल्लाह ना करे पाकिस्तान वार में है, पाकिस्तान इसका हिस्सा बने और हम लोग बहुत बचे हैं। इससे हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगी और आगे जाके हम बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो पहला काम एआई को सीखना है, दूसरा काम पाकिस्तान का साथ देना है। और पाकिस्तान मुखालिफ कोई बात कर रहा है, कोई इंटरनेट पे कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे कर रहा है, उसको शटअप कॉल के देके चुप करा दीजिए। उन बिला वजह की न्यूज़ को आगे पीछे फॉरवर्ड ना करें, ये काम ना करें। अल्लाह ना करे पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का हिस्सा बने, बिकॉज अगर मिडिल ईस्ट का पाकिस्तान हिस्सा बन जाता है ईरान के खिलाफ और ईरान पर लड़ने लग जाता है तो मुसलमान को मार रहा है, बाकी तो लोग बैठ के आराम से हाथ बांध के यूँ बैठ के देखते रहेंगे। अमेरिका भी देखता रहेगा, इसराइल भी देखता रहेगा। सऊदी अरब ईरान को मार रहा है तो उनका क्या, इधर भी मुसलमान मर रहा है, इधर भी मुसलमान मर रहा है, इधर भी वीक हो रहा है मुल्क, इधर भी वीक हो रहा है। कल हमें टेक ओवर करना होगा, दोनों मुल्क में वीक मिल जाएंगे। यूएई मार रहा है, कुवैत मार रहा है, बहरीन मार रहा है, उनको क्या परवाह है? पैसा भी हमारा लग रहा है, मुसलमान को मार रहा है, और ओवरऑल जो इंतज़ामी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा मुल्क है, वो हमारी तबाह हो रहा है। तो हमें पाकिस्तान को इससे दूर रखना है। पहली चीज़ एआई को पढ़ना है, दूसरी चीज़ पाकिस्तान के साथ खड़े रहना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, कोई रियोट्स नहीं करने, कोई कुछ नहीं करने। बड़े लोगों का हाथियों का गेम है, हाथियों को लड़ने दीजिए। हम गन्ने हैं बिलाया पिसे जाएंगे। हम अपनी इतनी इस्तिताअत रखते नहीं हैं, हमें अपनी एनर्जीज़ सेव करनी चाहिए आगे आने वाले दिनों के लिए। तीसरी चीज़, थोड़ी सी ना स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। ये वार हो रही है, हमारे लोग बड़े जा रहे हैं वहाँ पर, वाशिंगटन में मिल रहे हैं, ईरान में मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, उधर मिल रहे हैं। इतनी अकल नहीं थी कि कुछ तेल खरीद के रख लेते, इतनी अकल नहीं थी कि ऑस्टेरिटी मेजर्स थोड़े पहले ले लेते, इतना किसी ने नहीं बताया था कि तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे। बाकी तमाम मुल्कों ने ज़ख़ीरा किया हुआ है। कोई 250 दिन चल सकता है, कोई 210 दिन चल सकता है, कोई 365 दिन चल सकता है, कोई 4000 दिन चल सकता है। इस्टोनिया कोई 11000 दिन चल सकता है बगैर तेल के। हम लोग 2 हफ्ते के अंदर बैठ जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता। कल जंग भी हो गई तो मिलिट्री प्लेन के लिए भी तो आपको तेल चाहिए ना, आपको टैंक चलाने के लिए तो तेल चाहिए, वो कहाँ से आपके पास आएगा? तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो रखते हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहलाते हैं, SPR कहलाते हैं। और SPR हमारे पास, इसको हमें बढ़ाना है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। आगे खुदा न खासा इस किस्म का कुछ हो तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चौथा काम हमें ये करना है, मुल्क की सतह के ऊपर कोई थिंक टैंक बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में जो एआई हो रही है उसको देखता रहे। दुनिया एआई में क्या कर रही है, एआई क्या नहीं कर रही, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं बातों की बात नहीं कर रहा, मैं इवेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं फ़ोटोशूट्स की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम की बात नहीं कर रहा। 10-12 लोग जोड़ के साथ जोड़ के बैठ गए और ये देखते हैं कि दुनिया में एआई क्या कर रही है, इंडिया क्या कर रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, और हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी भारत तो ये 3-4 चीज़ों पे काम करें तो कुछ बेहतरी की उम्मीद है। एक आम पाकिस्तानी क्या कर सकता है? एक आम पाकिस्तानी पहला काम ये करे, भैया एआई पढ़ ले। दूसरी बात, इन फालतू डिस्कशन से बाहर निकल के अपने आप पे काम करे। जो हो रहा है वो होता रहेगा, आपके कहने सुनने से, आपकी पोस्ट करने से, ट्वीट करने से, टीवी के ऊपर आके मुज़ाकरात में बैठने से ना अमेरिका ने कोई रुकना है, ना इसराइल ने रुकना है, ना ईरान ने रुकना है। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आप पे काम कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप देखें आप एआई में क्या सीख सकते हैं, आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, आप कैसे काम कर सकते हैं, ताकि जब लड़ भिड़ के लोग चुप हो जाएं, व्हेन डस्ट सेटल्स, तो आप इस काबिल तो हों कि आप कुछ कर सकें। ना इस चक्कर के अंदर आपकी माश भी तबाह हो जाएगी। ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा लिखें, ज़्यादा समझने की कोशिश करें। जब आप बोलना शुरू करते हैं ना तो सुनना बंद हो जाता है। देखिए दुनिया में क्या हो रहा है उसे समझने की कोशिश करें। और अगर कोई
खुदा ना खास्ता भूला भटका आ जाए समझाने के लिए, तो उसके पास बैठ के उसकी बात सुन लीजिए। हम लोग अकले कुल नहीं हैं, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। वो दुनिया ये हमें इतने आगे चली गई है कि हमें अगर हम समझाने भी बैठे ना, तो शायद पाकिस्तान में 4-5 लोग भी ऐसे नहीं मिले जिनको समझ में भी आ सके कि हो क्या रहा है। उसको करना, उसको बनाना तो बहुत दूर की बात है। उम्मीद करता हूँ ये कड़वी कसीली बातें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगी। रमज़ान में मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।